जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। लर्निंग विद जेएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यूपीपीसीएल में अगर बात की जाए तो जो जीके जीएस का पार्ट है, यानी नॉन टेक्निकल वाले पार्ट में ये प्रश्न हम लोग कवर कर रहे हैं। और ये सिर्फ यूपीपीसीएल के लिए ही नहीं, इसके अलावा और भी जो एग्जाम है जहां पे जीके जीएस के जो प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। क्वेश्चन के साथ साथ हम थ्योरी भी यही कवर करेंगे और बहुत कम समय में। तो आइए दोस्त, सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे और आपको दिखाते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन रहा साथियों आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, रोजेशिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? बात की जाए अगर साथियों रोजेशिया की, तो देखिए रोजेशिया जो है एक आम बीमारी होती है। खास तौर पे ये महिलाओं को होती है और जो 30 साल से ज़्यादा होती है, यानी जो 30 साल की उम्र की ज़्यादा महिलाएं, जो खास करके गोरी त्वचा वाली महिलाएं होती हैं, उनको ये रोजेशिया नामक बीमारी होती है। ये क्या होते हैं इस बीमारी में कि जो है त्वचा पे, है ना, त्वचा पे क्या हो जाता है कि लाल कलर का जो है दाने टाइप में पड़ जाता है, उसी को क्या कहते हैं, रोजेशिया कहते हैं। तो ये किसको प्रभावित करता है, किसको करता है? त्वचा को करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्त, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? साथियों, पंचायत की अगर बात की जाए तो देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना, क्योंकि अगर बात की जाए भारत के पंचायती व्यवस्था की या स्थानीय स्वशासन की, तो यहाँ पे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण, है ना, महिलाओं को 1/3 आरक्षण कहाँ दिया जाता है? तो कहाँ दिया जाता है? पंचायती राज व्यवस्था में ही दिया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात की जाए तो इसको जो है किस अनुसूची में है ना। आपसे कभी अनुसूची की बात की जाए तो आप लोग याद रखिएगा, कुल अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो जो अनुसूची आप पढ़ते होंगे अनुसूची 11 और 12 में, तो 11 में क्या है, ग्राम पंचायत, और 12 में क्या है, नगर पंचायत। तो यह कहीं ना कहीं इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन शिल्पी की अगर बात की जाए, यानी कि सबसे पहले किसने उठाया, शिल्पकार इसे किसे कहते हैं? तो किसे कहा जाता है? बी.आर. मेहता को कहा जाता है। किसको कहते हैं साथियों? बी.आर. मेहता को। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही आपका उत्तर हो जाएगा साथियों। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, कपास उगाना का उदाहरण है। देखिए अर्थव्यवस्था से आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए अगर बात की जाए कपास उगाना का, देखिए अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में क्या आता है? कृषि, खनन, मत्स्य पालन, पशुपालन में जितने पालन है, खनन या फिर खेती किसानी से जो भी आय होती है, जो भी इनकम होती है, उसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में जितना भी उत्पादन हुआ है उसका विनिर्माण करके, है ना, उसको और अधिक उपयोगी बना करके अधिक पैसे कमाना किस में आता है? द्वितीयक में आता है। जैसे अगर बात की जाए यहाँ पे, है ना, कृषि की, है ना, तो कृषि की अगर बात की जाए तो कृषि में गेहूं है, चावल है ना। लेकिन अगर बात की जाए गेहूं से ब्रेड बना दिया जाए या लोहे से जो है लोहा कहीं पे मिला, खनन से मिला, वो तो प्राथमिक में है। लेकिन उसको जो है विनिर्माण करके कार बना दिया जाए, फैक्ट्री डाल दिया जाए, तो किस में आएगा? द्वितीयक में आएगा। और तृतीयक में क्या आता है? जितनी सर्विस है, जितनी सेवाएं हैं, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है ना, ये सब किस में आते हैं? तृतीयक में आते हैं। तो कपास उगाना किसका उदाहरण हो जाएगा? सेवा क्षेत्र का होगा नहीं, द्वितीयक क्षेत्र का होगा नहीं, क्योंकि बात किसकी की जा रही है? खेती करने की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए साथियों, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लौड़ावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी? देखिए अगर बात की जाए यहाँ पे नमकीन नदी की बात की जाए तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? लूड़ी नदी। कौन सी नदी? लूड़ी नदी हो जाएगा। अगर लूड़ी नदी की बात की जाए तो देखिए ये कच्छ के रण में जाकर के समाहित हो जाती है ना, क्योंकि ये नदी क्या है, किसी सागर या महासागर तक नहीं पहुंच पाती है। राजस्थान, गुजरात, है ना, राजस्थान से निकलती है, फिर गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के समाहित हो जाते हैं। तो कभी प्रश्न ये भी पूछा जाए कि कौन सी नदी है जो किसी सागर महासागर में नहीं जा पाती, तो लूड़ी नदी हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए भारत की नियुक्ति कौन, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति है ऑप्शन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश है। तो अगर बात की जाए यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? नेपोलियन, चर्चिल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो देखिए किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। क्या किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था साथियों। और चर्चिल ने अगर बात की जाए महात्मा गांधी को क्या कहा था, तो महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या कहा था साथियों? अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर जो है किसको कहा था? महात्मा गांधी को कहा था। किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। सुभाष चंद्र की बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। क्या कहा था? राष्ट्रपिता। तो अगर बात की जाए राष्ट्रपिता की, है ना, क्या कहा था? राष्ट्रपिता। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। अब अगर बात की जाए महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी को और क्या कहा जाता है? एक तो महात्मा ही कहा जाता है ना। तो अगर बात की जाए महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो महात्मा कहा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? महात्मा कहा था। और कब कहा था? चंपारण सत्याग्रह में कहा था महात्मा गांधी जी को। और अगर बात की जाए रविंद्रनाथ टैगोर को फिर गांधी जी ने क्या कहा था? देखिए हुआ क्या था कि जब चंपारण सत्याग्रह चल रहा था तो उस समय आंदोलन को समाप्त करवाया था किसने? गांधी जी ने। तो गांधी जी ने समाप्त करवाया तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि भाई कोई महात्मा है। क्या कहा? महात्मा कहा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या कह दिया? महात्मा कह दिया। और जब उनको महात्मा कहेंगे, जाहिर सी बात है कि जब सामने वाला सम्मान देता है तो और भी सामने वाला भी उनको सम्मान देगा ना। तो गांधी जी ने उनको क्या कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। क्या कहा था? गुरुदेव। ठीक है, क्या कहा? गुरुदेव कहा। तो जब चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा? महात्मा कहा। और फिर गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा था? गुरुदेव कहा था। आई होप समझ गए होंगे। अगर बात की जाए अर्धनग्न फकीर गांधी जी को किसने कहा था, तो ये किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। और अगर बात की जाए राष्ट्रपिता किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा गांधी जी को। लेकिन जो प्रश्न था मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? या किसने कहा था साथियों? चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, मेरियाना गर्त डैश में स्थित है। साथियों आपको बताना चाहे मेरियाना गर्त की बात की जाए तो देखिए मेरियाना गर्त जो है ना सबसे गहरी गर्त है। गर्त का मतलब होता है समुद्र में गहराई की बात की जा रही है ना। तो ये जो है स्थित कहाँ पे, तो ये कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में है। और साथियों अगर बात की जाए मेरियाना की ना, तो मेरियाना जो है आप समझिए कि अगर हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, अगर इस गर्त में अगर वो चली जाए ना तो वो भी नहीं दिखाई देगी। यानी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी से भी ज़्यादा इसकी जो है गहराई है। यानी कि लगभग 11 किलोमीटर इसकी क्या है? गहराई है। आप समझ सकते हैं। और अगर बात की जाए इसका मेरियाना नाम क्यों पड़ा, अगर इसके बात की जाए कि इसका मेरियाना गर्त आखिर नाम क्यों पड़ा, तो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ऑस्ट्रिया, है ना, ऑस्ट्रिया की महारानी थी जिनका नाम था मेरियाना, है ना, जिनका क्या नाम था? मेरियाना नाम था। जो ऑस्ट्रिया की महारानी थी, है ना, जिनका नाम था मेरियाना, उन्हीं के नाम पे इस गर्त का नाम रखा गया है। क्या? मेरियाना गर्त। आई होप समझ पाए होंगे। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में स्थित है। लगभग 11 किलोमीटर इसकी क्या है? गहराई है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में मानव तस्करी तथा जबरन श्रम पर रोक लगाने का उल्लेख है? अगर अनुच्छेद 14 की बात करें, देखिए मूल अधिकार की बात की जाए तो मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार की अगर हम बात कर ले, है ना, मूल अधिकार, तो मूल अधिकार अगर
वर्तमान में बात करें तो कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, है ना। और किस भाग में है? तो भाग की अगर बात की जाए तो इसका वर्णन किसमें है? भाग 3 में है। संविधान के 22 भाग हैं और 22 भाग में भाग तीसरा जो भाग है जिसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है, मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मूल अधिकार है। तो अगर बात की जाए अनुच्छेद 14 में, तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, है ना। यहां पे क्या है? विधि के समक्ष, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, है ना। और अनुच्छेद 20 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में बात की जाती है अपराध के दोष सिद्धि के संदर्भ में, यानी कोई अपराध करता है और जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है उसको कुछ संरक्षण दिया जाता है। यह बात किसमें कही गई है? 20 में। लेकिन जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि मानव तस्करी तथा जबरन श्रम पर, ये किसमें है? अनुच्छेद 23 में है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, बेल्ट डाउन्स, पंपास आदि शब्द संबंधित हैं। घास के मैदान, बादलों के प्रकार, घाटियों, वाणिज्य कृषि। तो ये जो है किससे संबंधित है? ये सब क्या है? घास के मैदान है। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? अगर बात की जाए ओबरा ताप की, है ना, बात किसकी कर रहे हैं? ओबरा ताप की कर रहे हैं। तो ये जो है अगर इसकी बात की जाए है कहाँ पे, तो कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। कहाँ पे? सोनभद्र जिले पे। और अगर बात की जाए किस नदी पे, है ना, अगर बात की जाए किस नदी पे, तो नदी की अगर बात करेंगे, अगर हम बात किसकी करेंगे? नदी की बात करेंगे तो नदी कौन सी हो जाएगी? रिहंद नदी, है ना। कौन सी नदी? रिहंद नदी। कौन सी नदी? रिहंद नदी। और रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। यहीं पे क्या है? ओबरा ताप विद्युत केंद्र है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। और ये किसके सहयोग से किया गया था? सोवियत संघ रूस के सहयोग से किया गया था, है ना। 1882 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमने आपसे डिस्कस किया, है ना। इसी तरीके से आपको डेली कुछ ना कुछ मिलता रहेगा और भी सब्जेक्ट के लिए आपको कंटेंट बहुत ही जल्द मिलना चालू हो जाएगा। बस आप लोग अपना प्यार ही बनाए रखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।